ममता बनर्जी अपनी सरकार गठित करती इसके पहले ही खेला हो गया। नारदा स्टिंग मामले में फंसे टीएमसी के 4 बड़े नेताओं और पूर्व मंत्रियों के खिलाफ सीबीआई जांच का रास्ता खुल गया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने इन नेताओं के खिलाफ जांच की मंजूरी दे दी। जाहिर है कि इससे ममता बनर्जी और राज्यपाल के बीच टकराव और तेज होगा। ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण से ठीक पहले राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने नारदा घोटाला मामले में पूर्व मंत्रियों और तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष पदाधिकारियों फरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा, शोभन चटर्जी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। सीबीआई की जांच का सामना कर रहे मंत्रियों में से 2 को राज्यपाल द्वारा आज स्वयं शपथ दिलाई जाएगी। ममता सरकार में मंत्री बनने वाले 43 मंत्रियों की सूची में सुब्रत मुखर्जी और फरहाद हकीम का भी नाम शामिल है। राज्यपाल की ओर से दी गई इस मंजूरी के बाद से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भौहें चढ़ गई हैं। इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बड़ी लड़ाई के रूप में बदल गया था। लेकिन चुनाव में टीएमसी को मिली शानदार जीत ने ममता बनर्जी को एक बड़े नेता के रूप में पेश किया है। ऐसे में उनके मंत्रियों पर किसी भी तरह की कार्रवाई अब ममता को रास नहीं आ रही है। राजभवन की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि मीडिया रिपोर्ट्स पर ध्यान देने के बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य होने वाले व्यक्तियों के संबंध में अभियोजन के लिए मंजूरी दी है। राज्यपाल ने फरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और शोभन चटर्जी के संबंध में अभियोजन की मंजूरी दी है। जिस समय ये अपराध किया गया था उस वक्त ये सभी पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्रियों का पद संभाल रहे थे। साल 2014 में दिल्ली का एक पत्रकार कोलकाता आया था। उसने अपने आप को एक बिजनेसमैन की तरह बताया और बंगाल में निवेश करने की योजना बनाते हुए 7 तृणमूल सांसदों, 4 मंत्रियों, विधायकों, एक पुलिस अधिकारी को रिश्वत के रूप में नकद राशि देते हुए पूरे ऑपरेशन को टेप कर लिया। राज्य में 2016 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस टेप को जारी किया गया था। इस टेप के मीडिया में आने के बाद विपक्ष ने ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला था। सीबीआई अब फरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और शोभन चटर्जी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगी। ये सभी तब ममता बनर्जी मंत्रिमंडल में मंत्री थे जब 2014 में कथित रूप से नारदा स्टिंग टेप सामने आए थे। हाल ही में संपन्न हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हाकिम, मुखर्जी और मित्रा को टीएमसी विधायक के रूप में फिर से चुना गया, जबकि बीजेपी में शामिल होने के लिए टीएमसी छोड़ चुके चटर्जी ने चुनाव के बाद दोनों दलों से संबंध तोड़ लिए हैं। पश्चिम बंगाल 2016 विधानसभा चुनावों से पहले सार्वजनिक किए गए नारदा स्टिंग टेप में दावा किया गया था 2014 में टीएमसी के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों से मिलते जुलते लोग कथित रूप से वादा किए गए एहसान के बदले में एक काल्पनिक कंपनी के प्रतिनिधियों से पैसे लेते नजर आए थे। ये स्टिंग ऑपरेशन कथित तौर पर नारद न्यूज पोर्टल के मैथ्यू सैमुअल द्वारा किया गया था। कोलकाता हाई कोर्ट ने मार्च 2017 में स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। प्रशांत किशोर को अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त करने के बाद से कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर तो पहले से ही थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अमरिंदर सिंह की टेंशन और बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत किशोर को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का प्रधान सलाहकार नियुक्त किए जाने के विरोध में दायर याचिका को लेकर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया। याचिका में प्रशांत किशोर की नियुक्ति और उन्हें सरकारी खजाने से वेतन तथा सुविधाएं दिए जाने पर आपत्ति जताई गई है। हाल ही में पहले इसी याचिका को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि सीएम को पूरा अधिकार है कि वे जिसे चाहें अपना सलाहकार नियुक्त करें। हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच ने की। पंजाब सरकार समेत सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया। याचिकाकर्ता के वकील ने अपनी दलील में कहा कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने उनके केस में तथ्यों को ठीक से नहीं सुना और उनकी याचिका खारिज कर दी। इस केस में लव सिंह, सतिंदर सिंह ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में प्रशांत किशोर के प्रधान सलाहकार पद पर नियुक्ति को निरस्त करने की अपील की गई थी। अपनी याचिका में याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि राज्य सरकार के कार्यकाल में कोई भी अपॉइंटमेंट अलग नहीं हो सकती। इस आर्टिकल में हर नागरिक को रोजगार में अवसर की समानता और नियुक्ति का अधिकार है। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि राज्य सरकार के लिए यह जरूरी है कि वे
ऐसी नियुक्ति के लिए कोई विज्ञापन निकालें, क्योंकि याचिकाकर्ता समेत भारी तादाद में पढ़े लिखे समझदार लोग राज्य में बैठे हैं। याचिका में यह भी कहा गया था कि प्रशांत किशोर की नियुक्ति मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार के पद पर होगी। इस तरह उन्हें कैबिनेट मंत्री का पद मिल जाएगा। उन्हें वेतन और अन्य सुविधाएं राज्य के खजाने से दिए जाएंगे। कुछ समय पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को अपने प्रमुख सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया था। पंजाब सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया था कि प्रशांत किशोर अपनी सैलरी के तौर पर सिर्फ ₹1 लेंगे। इसके अलावा उन्हें प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, एक क्लर्क, 2 चपरासी दिए जाएंगे। किशोर को राज्य ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की ओर से वाहन मुहैया कराया जाएगा और उनके आतिथ्य के लिए प्रति माह ₹5,000 खर्च किए जाएंगे। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल का करीबी और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी का आरोपित नवनीत कालरा दिल्ली पुलिस की पकड़ से बाहर है। काफी हाथ पांव मारने के बाद भी नवनीत कालरा का पता नहीं चला तो दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। दूसरी ओर कालरा ने दिल्ली की साकेत कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। कोर्ट इस मामले की 11 मई को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने कालरा की याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है, लेकिन कोर्ट ने कालरा को किसी तरह की अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। इससे पहले पुलिस के हाथ कालरा की ऑडियो क्लिप भी लगी, जिसमें वह खान मार्केट में अपने दोस्तों के साथ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को लेकर बात करते सुना गया था। नवनीत कालरा को ये कहते सुना गया था कि उसके ऊपर बहुत से अधिक दबाव हैं और वह सभी कॉल्स का जवाब नहीं दे सकता। वह कहता है कि मेरे पास 2 लाख कॉल्स हैं, इसलिए मैं हर किसी को पर्सनल सवालों के जवाब नहीं दे सकता। आपको कौन सा मॉडल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजा गया है, इसकी डिटेल्स मैसेज में दी गई है। मैं खान मार्केट के लोगों को उनके उपयोग के लिए प्रति व्यक्ति एक मशीन दे सकता हूं। ऑक्सीजन संकट का सामना कर रही दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी और जमाखोरी जमकर की जा रही है। दिल्ली में 3 रेस्टोरेंट के मालिक नवनीत कालरा के रेस्टोरेंट पर छापा मारकर दिल्ली पुलिस ने 524 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बरामद किए। पुलिस ने कहा कि बिजनेसमैन नवनीत कालरा गिरफ्तारी के डर से फरार है। उसने अपने मोबाइल को बंद कर रखा है। खान चाचा रेस्टोरेंट को 96 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए जाने के बाद सील कर दिया गया। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि इस रेस्टोरेंट का मालिक कालरा है। वर्ष 2020 में अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद की शपथ लेते हुए 48 लोगों को दिल्ली के निर्माता के तौर पर सम्मानित किया था। नवनीत कालरा उन्हीं 48 लोगों में से एक था। हालांकि अब दिल्ली के इस कथित निर्माता पर कोरोना संक्रमण से पैदा हुए हालात का फायदा उठाते हुए कालाबाजारी करने का भी आरोप है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नंदीग्राम से चुनाव हारने के तीसरे दिन बंगाल के सीएम पद की शपथ ममता बनर्जी ने ली और ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण समारोह में बंगाल में जारी हिंसा को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ से ममता बनर्जी की ठन गई थी। अब बारी ममता बनर्जी के कैबिनेट के शपथ ग्रहण की थी। इस मौके पर जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी सरकार पर शब्दों के शोले बरसाए। राज्यपाल जगदीप धनखड़ शपथ ग्रहण समारोह में वर्चुअली शामिल हुए और इस दौरान मौका मिलते ही राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद से हो रही हिंसा को लेकर दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा कि राज्य में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वह राज्य में संवैधानिक पद के सबसे ऊंचे पद पर बैठे हैं, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं समझा जा रहा है। इस बीच गवर्नर के आरोप को नकारते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में शांति है, कहीं पर भी हिंसा नहीं हो रही है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र नाम के कपड़े के चीथड़े उड़ाए जा रहे हैं। मुझे जब खबरें मिलती हैं बहुत दुख होता है। 2 मई को जो हुआ उस पर मैंने 3 मई को डीजीपी से रिपोर्ट मांगी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से जवाब पूछा। उन्होंने पूछा कि हिंसा रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में हिंसा रोकने के लिए क्या कार्य योजना है, तो कोई जवाब ही नहीं मिला। राज्यपाल ने कहा कि यहाँ तक पुलिस कमिश्नर डीजीपी का भी कोई जवाब नहीं आया। जब किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया। वे पुलिस कमिश्नर को साथ लेकर आए, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं लाए। उसने सूचना मांगी, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन भी मुझे नहीं दी गई। मैंने कारण पूछा, लेकिन वह भी नहीं बताया। राज्यपाल ने कहा कि दोनों सिर्फ अटेंडेंस मार्क करने के लिए आए थे। राज्य में संवैधानिक पद पर बैठे वह सबसे बड़े शख्स हैं। संविधान के मुखिया का ये हाल है कि उन्हें कुछ समझा ही नहीं जा रहा है। राज्य में किस तरह की जवाबदेही और जिम्मेदारी है, ये तो साफ है। उन्होंने कहा कि मैं भी सभी से कहता हूं कि संविधान को लेकर यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। कार्यप्रणाली संविधान को शर्मिंदा करने वाली है। राज्यपाल ने कहा कि उन्हें प्रभावित इलाकों का दौरा करना है। वह हेलीकॉप्टर मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें हेलीकॉप्टर नहीं दिया जा रहा है। अनौपचारिक रूप से कभी हेलीकॉप्टर न होने तो कभी पायलट न होने की बात कही जा रही है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि लोकतंत्र में लोगों को अपने अधिकार की कीमत चुकानी पड़ रही है।
लोगों ने मतदान किया और उनके ऊपर हमला हो रहा है, उन्हें लूटा जा रहा है। यह लोकतंत्र की हत्या है। इसके पहले जगदीप धनखड़ ने नारदा स्टिंग मामले में टीएमसी के मंत्रियों और नेताओं के खिलाफ मामला चलाने की इजाजत सीबीआई को देकर ममता बनर्जी के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण के दौरान भी उनके और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच अनबन देखने को मिल रही थी। राज्यपाल ने जहां चुनाव के बाद की हिंसा के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं ममता ने हिंसा की अधिकतर घटनाओं को फेक न्यूज करार देते हुए कहा था कि चुनाव आयोग के इंचार्ज रहते हिंसा हुई थी। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। शुभेंदु अधिकारी को बंगाल में नेता विपक्ष की कमान और हेमंत बिस्वा शर्मा को असम की गद्दी सौंपकर बीजेपी ने कांग्रेस सहित तमाम विपक्षियों की बोलती बंद कर दी है, जो अब तक ये कहते आए थे कि बीजेपी बाहर से आए नेताओं को आगे बढ़ने नहीं देती। खास तौर से कांग्रेस, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया पर इसी तर्क के सहारे अब तक तंज कसती आ रही है। लेकिन असम में ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए अच्छे सियासी संकेत मिले हैं। शुभेंदु अधिकारी को नेता विपक्ष बनाकर बीजेपी ने अपना इरादा साफ कर दिया है। ममता बनर्जी को वो अपनी मर्जी नहीं चलने देंगी। दूसरी तरफ CWC की बैठक भी हुई, जिसमें सोनिया गांधी 4 राज्यों में मिली करारी हार पर माथापच्ची करती नजर आईं। बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि समझना होगा कि हम केरल और असम में मौजूदा सरकारों को हटाने में विफल क्यों रहे, बंगाल में हमारा खाता तक क्यों नहीं खुला। लेकिन इस पराजय से सीख की बजाय सोनिया ने पराजय के हर पहलू पर गौर करने के लिए एक कमेटी के गठन की बात कही और एक तरह से मामले से पल्ला झाड़ लिया। कायदे से इस बैठक में कांग्रेस को असम में शर्मा की ताजपोशी से मिली सीख पर चर्चा करनी चाहिए थी। शर्मा कुछ साल पहले तक कांग्रेसी ही थे। राजनीति में उनकी एंट्री असम के कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे हितेश्वर सैकिया ने कराई थी। पहला विधानसभा चुनाव हारने वाले शर्मा तरुण गोगोई के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे। इस दौरान असम की राजनीति में उनका उभार हुआ। कांग्रेस के दुर्दिन शुरू होने पर शर्मा नेतृत्व की भूमिका की आस लेकर पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के पास गए थे, लेकिन कथित तौर पर उन्होंने शर्मा की बात सुनने से ज्यादा तवज्जो अपने कुत्ते के साथ खेलने को दी। आहत शर्मा बीजेपी में चले गए। 2016 के असम विधानसभा चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया, असम का आनंद सर्बानंद, और उस चुनाव का संयोजक शर्मा को बनाया गया। उन चुनावों में बीजेपी को पहली बार असम की सत्ता मिली और शर्मा मंत्री बने। लगातार 5 साल तक उत्तर पूर्व में वे बीजेपी के चेहरा बने रहे और पार्टी को कई राज्यों में सत्ता में लाने में अहम भूमिका निभाई। 2021 के चुनावों में जब बीजेपी ने सत्ता बरकरार रखी तो पार्टी ने सर्बानंद सोनोवाल की जगह उन्हें राज्य की कमान सौंप दी है। ऐसा नहीं है कि शर्मा ऐसे पहले नेता हैं जो दूसरे दल से आकर भी बीजेपी में खुद को साबित करने में सफल रहे हैं। ऐसे नेताओं की फहरिस्त लंबी है। ऐसे में शर्मा को आगे कर बीजेपी ने तमाम राज्यों में विपक्ष के उन संवेदनशील चेहरों को एक संदेश दिया है कि आप हमारे साथ आइए, खुद को साबित कीजिए और नेतृत्व की भूमिका लेकर जाइए। कि जो अपनी पार्टी में छटपटा रहे हैं, बीजेपी ने एक तरह से सचिन पायलट जैसे नेताओं को एक तरह से संदेश दे दिया कि आप हमारे साथ आइए, खुद को साबित कीजिए और नेतृत्व की भूमिका लेकर जाइए। मार्च 2020 में बीजेपी का हिस्सा बने ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पाने की प्रतीक्षा है। उन्हें भी बताया गया कि खुद को साबित करने वालों को कमान देने से अब पार्टी गुरेज नहीं कर रही। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले जब तृणमूल कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आने की भगदड़ मची थी, तब शायद ही किसी ने यह अंदाजा लगाया था कि बीजेपी का राज्य में आने वाले समय में चेहरा टीएमसी से आया नेता होगा। राज्य में हालांकि 3 से 77 सीटों पर पहुंचने के बावजूद बीजेपी अपेक्षित परिणाम हासिल करने में सफल नहीं रही। लेकिन नंदीग्राम के मैदान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को परास्त करने वाले अधिकारी को आगे कर उसने ये बता दिया कि टीएमसी के लिए सत्ता के 5 साल आसान नहीं रहने वाले हैं। जिस नंदीग्राम ने टीएमसी को सत्ता का रास्ता दिखाया, वहां ममता को ले जाने और ताकत देने वाले भी अधिकारी ही थे। इसमें कोई दो मत नहीं है कि 2014 के बाद बीजेपी ने कई धारणाओं को तोड़ा। राष्ट्रीय राजनीतिक फलक पर मोदी शाह के उदय के बाद से वह हर चुनाव एक युद्ध की तरह लड़ते हैं। इसने भारतीय राजनीति के समीकरण और मायने को उलट पुलट कर रख दिया। ऐसे में शर्मा और अधिकारी जैसे लोगों को आगे करना एक ऐसे राजनीतिक दल के लिए जो राष्ट्रीय फैलाव के लिए हर सेकंड जोर लगा रही हो, जो पूरे भारत पर छाने के लिए मिशन मोड में हो, जो इस सपने को पूरा करने के लिए एक पल भी विश्राम करने को तैयार नहीं दिखती, इससे बेहतरीन फैसला इन चुनावों के बाद शायद ही कुछ और होता। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कोरोना की दूसरी लहर, लॉकडाउन और फिर ऑक्सीजन की कमी, कोरोना गैर बीजेपी शासित राज्य और विपक्षी पार्टियों की सियासत का मैदान बन गया।
उद्धव ठाकरे की सरकार और केजरीवाल, इन दोनों ने काफी चीख पुकार मचाई और हर बात का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ने की कोशिश की। लेकिन बीएमसी के चीफ इकबाल सिंह चहल ने साफ तौर पर कहा कि ऑनलाइन संकट के लिए केंद्र सरकार नहीं बल्कि राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। लॉकडाउन को लेकर भी इकबाल सिंह ने केंद्र सरकार के रुख की सराहना की। चहल के इस बयान के बाद उद्धव ठाकरे सरकार की किरकिरी होना तय है। इकबाल सिंह चहल ने कहा कि केंद्र सरकार को देश में ऑक्सीजन संकट के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि राज्यों को ऑक्सीजन के अपर्याप्त आवंटन के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए। चहल ने कहा कि देश के कई राज्य ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि उनके यहाँ कोरोना के कुल कितने मामले हैं। ऐसे में केंद्र उन्हें कैसे ऑक्सीजन आवंटित करे। चहल ने तर्क देते हुए कहा कि केंद्र कोविड-19 मामलों की भारी संख्या में अंतर होने के कारण राज्यों को समान मात्रा में ऑक्सीजन कैसे आवंटित कर सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र 6000 मामले वाले राज्य और महाराष्ट्र को समान रूप से ऑक्सीजन का आवंटन नहीं कर सकता, जहां हर रोज 60,000 नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर राज्य ठीक से जांच करें तो कोविड-19 मामलों की संख्या बहुत अधिक होगी। इसके अनुसार ही केंद्र उन्हें ऑक्सीजन आवंटित कर सकता है। लेकिन अगर वे ठीक से कोरोना के मामलों की रिपोर्ट नहीं करेंगे और कम मामले दिखाएंगे तो उनका ऑक्सीजन आवंटन उन मामलों की संख्या के अनुसार ही होगा जिसे वे केंद्र को रिपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम केंद्र को इसका दोष नहीं दे सकते। ये पूछे जाने पर कि दिल्ली में निरंतर ऑक्सीजन के संकट के पीछे क्या कारण हो सकता है, इस पर चहल ने बताया कि मुंबई और दिल्ली सहित कई बड़े शहरों में जब कोरोना के केसेस बढ़ते हैं तब अस्पतालों पर बेड बढ़ाने के लिए दबाव डाला जाता है। हालांकि इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित है। चहल ने जोर देकर कहा कि जब कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हों, ऐसी स्थिति में जंबो कोविड केंद्र पर बेड बढ़ाए जाने चाहिए जहां ऑक्सीजन की आपूर्ति का विस्तार किया जा सकता है। बीएमसी कमिश्नर ने बताया कि 16-17 अप्रैल की रात को उसके पास खबर आई कि मुंबई में 6 अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है। उन्होंने बताया कि इन अस्पतालों में 168 मरीज थे जिन्हें शिफ्ट कराने के लिए बीएमसी की ओर से रात को 1 बजे से 5 बजे के बीच 150 एम्बुलेंस लगाई गई। सभी मरीजों को कोविड सेंटर ले जाया गया जहां 3600 बेड्स खाली थे। इनमें से 850 बेड्स ऑक्सीजन युक्त थे। बीएमसी सभी मरीजों की जान बचाने में सफल रही। चहल देश में पूर्ण लॉकडाउन लागू नहीं करने के केंद्र सरकार के फैसले से भी सहमत दिखे। उन्होंने तर्क दिया कि जिन राज्यों में कोरोना के कम मामले हैं, देशव्यापी लॉकडाउन का खामियाजा वे क्यों भुगतें। उन्होंने कोरोना वायरस की दूसरी लहर से निपटने के लिए केंद्र के फैसले की सराहना की और राज्य सरकारों को आईना दिखाया। ऑक्सीजन संकट के लिए जिम्मेदार राज्यों में एक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चहल का ये करारा जवाब है। महाराष्ट्र में कोरोना संकट के लिए ठाकरे सरकार शुरू से ही केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। हालांकि चहल ने अपने इंटरव्यू में उनके झूठ को बेनकाब कर दिया है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।